ठीक है, देखिए आज नदियों का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, नदियां स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक पूरा प्राकृतिक भूगोल पढ़ा, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब आप क्या है, नदियां स्टार्ट करने से पहले जो हम नदियां पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हिमालयी नदियां, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, या कह लीजिए सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र और आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, देखिए उससे पहले नदियों से पहले हमें अपवाह तंत्र या अपवाह प्रदेश का पता होना जरूरी है, क्योंकि अपवाह का मतलब किसी निरंतर जल का बहना। अपवाह का मतलब जल का रुका हुआ न होना, निरंतर बहते रहना अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या हुआ? अपवाह प्रतिरूप अलग चीज है। ठीक है, प्रतिरूप में आपके कई आते हैं, आर्य प्रतिरूप, वृक्षनुमा प्रतिरूप, वो आप नेक्स्ट लेक्चर है तो अगला आगे लेक्चर आएगा उसमें कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपवाह प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। अपवाह प्रदेश कितने हैं? 4। सिंधु अपवाह प्रदेश, अपवाह का मतलब आपको समझ में आ गया ना? अपवाह का मतलब है कि नदी का रुका हुआ नदी का निरंतर बहते रहना। अपवाह प्रदेश या अपवाह तंत्र। प्रदेश किसे कहते हैं? ये कई सारी नदियां बह रही है, इसकी कई सारी सहायक नदियां भी होगी। प्रतिरूप नहीं, नदियों का एक स्थान पर नदी तंत्र का बहना प्रदेश कहलाता, यह नदी तंत्र मान लीजिए। ठीक है, तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सिंधु अपवाह प्रदेश, नंबर 2 गंगा ब्रह्मपुत्र, नंबर 3 पश्चिमी पूर्वी परवाह वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश, पश्चिमी परवाह वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक, ये 4 हम पढ़ेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं शुरू से लेक्चर। इसके बाद एक चीज और समझा दूं इसमें तुम्हें मैं आपको, ये तो आपके अपवाह प्रदेश होंगे। देखिए जल विभाजन, इन अपवाह प्रदेशों को अलग करने वाली जो पर्वत या पहाड़ी होती है उसे सिंपल भाषा में जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, मोस्ट भारत में जो कारगर है 4 जल विभाजक है। ठीक है, हिमालय जल विभाजक नहीं है। कौन कौन से हैं? मैंने आपको अभी पहाड़ी बताए, पहाड़ी या पर्वत पढ़ाए थे इससे लास्ट वाले लेक्चर में। क्या थे? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। आपने वीडियो देखी वो वाली क्लास देखिए आप। विंध्य, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट सह्याद्री, ये 4 मोस्ट जल विभाजक का काम करते हैं। ठीक है, अच्छे जल विभाजक ये 4 ही है, हिमालय जल विभाजक नहीं है। सबसे अच्छा जल विभाजक है अरावली और पश्चिमी घाट। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज ही दोस्तों। देखिए अपवाह है
तंत्र या क्या कह सकते हैं अफवाह है प्रदेश। ठीक, ये आपके लेक्चर का नाम। उसके बाद आप यहाँ भारत बना लीजिए। ठीक, ये आपका राजस्थान, ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक, ये आपका राज्य भारत। ठीक है, ये आपका भारत है। अफवाह तंत्र, देखिए हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र है कितने? नंबर 1 हिमालय, क्या बोलते हैं, हिमालयी अफवाह तंत्र। नंबर 2 प्रायद्वीपीय, अफवाह तंत्र। नदियां दो ही जगह से निकलती है ना, या तो हिमालय से निकलेगी, यहाँ हिमालय है, या फिर प्रायद्वीपीय से पश्चिम या पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट से। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या हिमालय अफवाह तंत्र। अब हिमालय अफवाह तंत्र को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन सा? बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नंबर 1 हिमालयी अफवाह तंत्र, तो इसे भी 2 में विभाजित कर लेंगे। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, सबसे पहले अफवाह प्रदेश या अफवाह तंत्र। अफवाह क्या कहते हैं आपको मैंने बता ही दिया, निरंतर बहने वाले जल को अफवाह कहते हैं। ठीक है, और नदी, द्रोणी और जल संभर ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये बता देता हूँ, अफवाह तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। ये बात आपको याद हो गई होगी। हिमालय में भी 2 तरह से नदियां जल गिराती है, एक तो अरब सागर में गिराएगी, इधर अरब सागर, और एक पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। ठीक है, दो जगह गिराएगी, तो दोनों के में लीजिए। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदी है, इसमें भी 2 कंडीशन है। क्या? एक तो सीधे बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां ये तो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिराती है जल। ठीक है, एक उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्व की ओर नदियां प्रवाहित। मालवा का पट्टा ले लीजिए आप, मालवा का पट्टा ले लीजिए, या फिर अमरकंटक चोटी, मैंने पढ़ाई थी ना, अमरकंटक चोटी से भी कैंटोन सोन। ठीक है, ये नदियां निकलती है और अरे ये प्रतिरूप बनाती है अमरकंटक चोटी पे, चारों तरफ नदियां निकलती है। ठीक है, या फिर आप ये ले लीजिए मालवा पठार, यहाँ से भी दोनों तरफ को पश्चिम में और उत्तर पूर्व में नदियां प्रवाहित होती है। तो कहने वाली, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो
बंगाल की खाड़ी में जल जाने वाली नदियां दो हिस्सों में, एक तो सीधे मुहाना बनाएगी, सीधे बंगाल खाड़ी में, और सेकंड कंडीशन क्या है, उत्तर पूर्व में हो सकती है प्रवाह। ठीक है, ये तो हो गया अफवाह प्रतिरूप, कैसे कैसे जा सकता है। ठीक है, देखिए जल विभाजक, एक अपवाद द्रोणी को, अपवाद द्रोणी समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द्रोणी को यहाँ नदियां बोल रहे हैं, तंत्र कई सारी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, क्या एक अपवाद द्रोणी को दूसरी अपवाद द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को, एक अपवाद तंत्र से दूसरी, सपोज कीजिए ये अपवाद तंत्र आ रहा है, ये नदी आ रही है इधर से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके जल ग्रहण क्षेत्र को जल संवर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे जल विभाजक कहते हैं। हाँ, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को जल क्या बोलते हैं, बड़ी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी। ठीक, जितनी हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जो जल इकट्ठा हो जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी बोलेंगे। और जो छोटी नदी है जिससे नाले प्रवाहित होते हैं उसे जल संभर बोलेंगे। इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया जल संभर और नदी द्रोणी। इसके बाद देखिए कुल अपवाह, एक और इंपॉर्टेंट बात, कुल अपवाह क्षेत्र का, ये आपको समझ में आया ना, बड़ी नदी जल ग्रहण को नदी द्रोणी बोलेंगे, छोटी नदी जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर बोलेंगे। जल विभाजक क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जल विभाजक काम कैसे करता है, सपोज ये अफवाह पड़ते हुए इसके बीच में यहाँ अरावली आ गई, ये अरावली पर्वत आ गया। ठीक है, इसने आधा जल नदी द्रोणी इधर को चली गई और आधी इधर को, अपवाह तंत्र एक इधर पट गया, एक इधर पट गया। एक अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करने वाले सीमा या पहाड़ी या पर्वत को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, एक अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटने वाली सीमा को क्या कहते हैं, जल विभाजक। बड़ी नदी जल ग्रहण नदी द्रोणी, छोटी नदी जल संभर। एक बात और है, बंगाल की खाड़ी में कुल अपवाह क्षेत्र का, अगर हमारा कुल अपवाह क्षेत्र 100% है नदियों का, अपवाह क्षेत्र तो आप समझ रहे हो ना, नदियों का बहना, नदियां कितना जल ले जा रही है। ठीक है, अगर नदियों का अपवाह क्षेत्र 100% है तो 77 से 78% बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। 77% अपवाह क्षेत्र जल गहन क्षेत्र नदी द्रोणी या जल संभर, 70% से 78% बंगाल की खाड़ी में, और बचा कुछ 22 से 23% आपका अरब सागर में अपवाह तंत्र गिराती है। ठीक है, अपवाह तंत्र 70% जल यहाँ गिरता है और 22 से 23% गिरेगा अरब सागर में। ठीक, इसके बाद एक चीज और है, क्या, जल संभर के या जल संभर के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। जल संभर के आधार पर
अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से है वो 3 भाग? कौन कौन से? वो भाग वो इन्होंने बांटा है क्षेत्रफल के आधार पर। 3 है। नंबर 1 बृहद, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 लघु। कैसे कैसे बांटा ये देख लीजिए। वृत्त, नदी, द्रोणी, ठीक है, या जल संवर, कुछ भी बोल लीजिए, मध्यम और लघु। देखिए मैंने क्या बताया आपको, जल संवर क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं, वृत्त, नदी, द्रोणी, मध्यम, लघु। वृत्त में क्या आएगा, यहां लिख देता हूं उसे। वृत्त में जो है 20,000 पर किलोमीटर से अधिक, इसका जो अपवाह क्षेत्र होगा, अपवाह क्षेत्र या अपवाह प्रदेश, अपवाह एक क्षेत्र होता है, ठीक है, वो होगा 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से अधिक। कौन कौन सी नदी आएगी इसमें? जितनी भी आपकी बड़ी नदियां, 14 नदियां है इसमें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार। तो इसमें आपकी 14 नदियां हैं कुल। वृत्त, नदी, द्रोणी, ठीक है, 20,000 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र कवर करेगा, उसे बोलेंगे हम वृत्त, नदी, द्रोणी। 14 नदियां हैं इसमें, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, कृष्णा हुई, पेन्नार हुई, माही हुई, नर्मदा हुई, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मध्यम। मध्यम नदी द्रोणी में क्या करेगा, 2,000 से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, उसे बोलेंगे मध्यम नदी द्रोणी। इतना अपवाह क्षेत्र, ये मैं अपवाह क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतना अपवाह क्षेत्र, इसमें आपकी बड़ी बड़ी 44 नदियां आएगी, छोटी बड़ी जैसी भी है 44 नदियां आएगी, ठीक है, 44 नदी द्रोणी इसमें है, 14 इसमें है। लघु, ये है 2,000 किलो वर्ग किलोमीटर से कम, इसमें आपकी जितनी भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली नदियां है ना, वे सब इसमें आएंगी, जिसमें पानी कम होता है, मौसमी नदियां, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली, जैसे लूनी नदी है, राजस्थान की नदियां मान लीजिए, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली नदी द्रोणी इसमें आएगी। मध्यम में 2,000 से 20,000 किलोमीटर एरिया का कवर करेगी, 44 नदी आएगी में 14 आएगी, ठीक है। ये होगी बात आपके अपवाह है तंत्र, कितना कितना ये घेर सकती है नदियों के आधार पर, ठीक है। अब समझ लीजिए आप जल विभाजक और अपवाह प्रदेश कैसे कैसे है, ठीक है। सॉरी, देखिए क्या, देखिए ये हमारा हिमालय है, ठीक, ये क्या है, हिमालय। मैंने अभी अभी आपको जल विभाजक अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, इनके आधार पर अपवाह प्रदेश बताए थे, जो कि 4 है। कौन कौन से बताए थे आप यहाँ लिख लीजिए, उन्हें यहाँ लिख लीजिए। नंबर 1 सिंधु अपवाह प्रदेश है ना, नंबर 1 सिंधु,
नंबर 2 गंगा ब्रह्मपुत्र। नंबर 3 आपका पश्चिमी और पूर्वी प्रभा वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश, पूर्वी प्रभा वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश। नंबर 4 पश्चिमी वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले जल विभाजक, ये तो आपको है प्रदेश हो गए। ठीक है, इनसे पहले आपको जल विभाजक बताना जरूरी है। जल विभाजक मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है, एक अपवाह प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। पहाड़ पर्वत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले वही बना लीजिए। यहाँ क्या था, अरावली, ये गुजरात के पालनपुर से मजनू टीला तक दिल्ली में क्या जा रही है, वो अरावली। ठीक है, यहाँ तक ही है बस, हिमालय आ गया। ये आपकी अरावली है। इसके बाद क्या पड़ता है, मालवा का पठार, वो छोड़ दीजिए, हमें जल विभाजक लेने हैं सर। फिर विंध्य ले लीजिए, यहाँ आपका विंध्य है। फिर आपका सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा, और ये आपका क्या है, सह्याद्री। ठीक है, ये जल विभाजक बना दिए मैंने। कितने बना दिए, प्रमुख 4 जल विभाजक है आपके। कौन कौन से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो एक सटीक जल विभाजक की भांति कार्य करता है, वो है आपका अरावली पर्वत, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक। ठीक है, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी और सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी पर्वत। ठीक है, ये 4 जल विभाजक हो गए। अब अपवाह प्रदेश कैसे कैसे अलग होते हैं, देखिए अपवाह प्रदेश ये 4 है। ठीक है, सिंधु अपवाह प्रदेश, सिंधु नदी यहाँ से निकलेगी, इसके नेक्स्ट चैप्टर आपका नदी का ही है, मानसरोवर झील से निकलेगी, यहाँ से जम्मू कश्मीर होते हुए इधर पहुंच जाएगी। इसकी कुछ सहायक नदियां है, क्या सिंधु क्या क्या सहायक नदियां बताएगा कोई, झेलम यहाँ से निकलती है, झेलम, चिनाब, सबसे बड़ी सहायक नदियां चिनाब है इसकी। ठीक है, झेलम, चिनाब, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और यहाँ से चेमा युंगलुंग राजस्थान से निकलती है आपकी सतलज, मानसरोवर झील से। एक ही नदी तंत्र हो गया अपवाह प्रदेश, इसे बोलते हैं सिंधु अपवाह प्रदेश। ठीक है, देखिए इसका क्या, ये 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं हमारी, सिंधु इधर ब्रह्मपुत्र जाएगी और आपकी सतलज पूर्ववर्ती नदियां। ये पहाड़ों का काटने रास्ता अपना खुद बना रखा है, लेकिन ये किस तरह काम करता है, जल विभाजक किस तरह काम करता है इनको हटाने का। ये इधर भी आ सकता था, लेकिन नहीं, ये इधर बट गया। ठीक है, यहां से निकल रही आपकी गंगा, ये इधर चली गई, ये इधर नहीं जा पाई क्योंकि अरावली पर्वत आ गया। तो अरावली पर्वत ने क्या किया, जो इधर से अपवाह तंत्र आ रहा था सिंधु और गंगा का, उसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इधर सिंधु नदी तंत्र और इधर गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा और सिंधु को अलग करने में अरावली का हाथ है। ठीक है, तो अरावली जल विभाजक सिद्ध हो गया बड़ा वाला। 1 मिनट,
ठीक है। इसी प्रकार आपका विंध्य पर्वत जल विभाजक है। इसी प्रकार विंध्य पर्वत कैसे है, अब आप ये कहोगे। देखिए मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था क्या, इधर आपकी यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, पहले ये देख लीजिए, पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का पूर्वी प्रदेश में अपवाह करना ही क्या कहलाता है, अरावली पर्वत ही गंगा सिंधु को अलग कर रही है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र ये हो गया अलग, अरावली पर्वत, ठीक है। और से आपका विंध्य पर्वत भी है, ठीक। ये देखिए विंध्य पर्वत, यहाँ भांडरे और एक और चोटी है, कौन सी है, ठीक है, कैमूर, भंडेर और कैमूर। तो ये जो चोटी है क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है, इधर जा रही है अमरकंटक से, यहाँ पेज तोड़ के पड़ा ताप्ती जा रही है, सतपुड़ा हो गया ऐसे। लेकिन यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ से कई नदियाँ इधर निकल रही है, सोन है और यहाँ कितनी है, और ऐसी इधर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से नदियाँ इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये तो पठार का काम हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या है, गंगा नदी को इधर नहीं आने दे रहे। पूर्व दिशा में क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि विंध्य पर्वत है, अरावली है और सतपुड़ा है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ी है, जल विभाजक का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जलों को बांट रहे हैं, इसलिए ये इधर नहीं आ पा रहे दूसरे के, ठीक। उसके बाद पूर्वी प्रवाह वाला प्रदेश, ये कैसे है, इसमें पूर्वी और पश्चिम प्रवाह में से मेन रोल निभाता है आपका ये क्या ये आपने समझा, अरावली और विंध्य के बीच में कुछ नदियां इधर को जाती है, नदियां इधर को भी आ सकती थी कि मालवा पठार है, ऊंचा नीचा है, इधर को भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, इधर को जाती है, ढाल मिल जाता है इन्हें, इसलिए सबसे अच्छा जल विभाजक अरावली है, विंध्य भी है, सतपुड़ा भी है। और अच्छा जो जल विभाजक माना जाता है वो सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाटी में माना जाता है। कैसे, देखिए पश्चिमी घाट है कैसा, पश्चिमी घाट कुछ इस तरह का है आपका, ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर, यहाँ से नदियां निकलती है, इधर बंगाल अरब सागर में सीधे गिर जाती है, और यहाँ से निकल के आराम आराम से जा करके तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो पश्चिमी पर्वत है, पश्चिमी सह्याद्री पर्वत है, पश्चिमी घाट, ये जल विभाजक का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। क्यों, एक तो ये ऊंचा बहुत है, ऊंचा होने के कारण इधर से कई नदियां हैं जो सीधे अपना जल अरब सागर में गिरा देती है, ठीक। और यहाँ की नदी कायदे में अपना जल अरब सागर में गिराना चाहिए, लेकिन इस पर्वत का कगार कुछ इस तरह से है कि जो पश्चिमी पर्वत सह्याद्री पर्वत की जो पूर्वी घाट है, ये वाला जो पूर्वी घाट है, यहाँ से जितनी भी नदी निकलती है वो सब पूर्व की तरफ, पूर्व दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, इधर की साइड बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के, ठीक है। और सह्याद्री पर्वत सह्याद्री पर्वत के
पश्चिमी ढाल जो ये वाला है, यहाँ से कोई भी नदी इधर नहीं जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई थी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी है, उससे कृष्णा नदी निकलती है और सीधी जाती है आपकी कई राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में। क्या नाम है इसका? कृष्णा। इसके बाद आपकी कुद्रेमुख की और ब्रह्मगिरी चोटी है, उसके ऊपर कुद्रेमुख है, ठीक है। ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी निकलते सीधी जाती है इधर, कावेरी ब्रह्मगिरी से, ठीक है। तो जब अरावली और पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत, ये एक अच्छे जल विभाजक के रूप में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट की, सह्याद्री पर्वत की जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी घाट है, उससे ज्यादातर नदियां अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिराती है, ठीक है। इसीलिए इसका जो अपवाह क्षेत्र का अपवाह प्रदेश, इस अपवाह प्रदेश का जो जल है बंगाली खाड़ी में गिरने वाले का पूर्वी, वो 77 से 78% माना जाता है, अधिक है बहुत। और यहाँ नदियाँ कम गिरती है क्योंकि पश्चिमी घाट में नदियाँ बहुत कम है, जो है वो सीधा अपना जल रहती है, या फिर उनका उपयोग हम बिजली बनाने में या अन्य उपयोग में कर लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर बिजली बनाते हैं, जैसे कि गरसोता जलप्रपात सबसे बड़ा है, गरसोता जलप्रपात, वो भी पश्चिमी सिरे पे है, ठीक है ना। ये नदियाँ क्या है, एंचुरी बनाती है, ज्वारीय नदी सीधी डलती है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी नदियाँ होती है और सीधी गिरती है, तो इसका जो वाटर है वो काम आ जाता है, ठीक है। तो हमने जल विभाजक और अपवाह प्रदेश देखे, चारों हमने अपवाह प्रदेश देख लिए। ये इधर की नदी इधर जाएगी, अरावली और पश्चिमी, ऐसी सतपुड़ा से यहाँ से निकलती है इधर जाती है और इधर की इधर जाती है, ठीक है। तो जल विभाजक और अपवाह प्रदेश ये हमने देखा। इसके बाद नदियों का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।